सुप्रभात बच्चों। आज मैं हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़ और भेड़िए का सारांश लेकर उपस्थित हुआ। जैसा कि सैटरडे को यानी 6 तारीख को मैंने हरिशंकर परसाई के बारे में बताया था कि उनकी कहानी मधुर, सरस और सरल व्यंग्यों में रचित होती है, जिससे पाठकों के दिमाग में उनका उद्देश्य पूर्णतः अंकित हो जाए। और यह भी मैंने बताया था कि उनकी कहानियां जितनी भी होती हैं वो प्रतीकात्मक शैली में व्यंग होता। इस कहानी में इन्होंने लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह भारतीय प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष के शीर्ष पर आसीन होने के लिए भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। इस कहानी भेड़ और भेड़िए में भेड़ अगर भोली भाली जनता का प्रतीक है तो भेड़िया प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी तथा चालाक राजनेता की बताया गया है। किस तरह ये राजनेता सीधी सादी जनता का सुनहरे दिवा स्वप्न दिखाकर वोट तो ले लेती, लेकिन बाद में उनका शोषण करने में नहीं भी सकती है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार वन के पशुओं ने अनुभव किया कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद हमने जो संविधान में प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली को अपनाई, उसमें जनता के लिए जनता के द्वारा शासन देने का संकल्प किया, लेकिन क्या वह हो पाया? इस कहानी में यही बताया गया है। और जंगल के सारे पशुओं ने मिलकर यह एक मत से तय किया कि जब मानवीय संसार में, मानवीय भारत में प्रजातंत्र की स्थापना हो गई है तो इस जंगल में भी प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। यह सुनकर पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लगा कि शीघ्र ही सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आने वाला है। यहाँ पर जिस वन प्रदेश का उल्लेख किया गया है वहां भेड़ें बहुत ही नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु और निर्दोष थी। वे घास तक को फूक फूक कर खाती थी। लेकिन उसी जंगल में भेड़िए का शासन था जो इन भोली भाली निरीह भेड़ों का शोषण करती थी। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई प्राणी किसी दूसरे को न सताए, सब जीने और जीने दे, समाज शांति, स्नेह और बंधुत्व पर आधारित हो। उन्होंने क्या सोचा था?
कि क्या प्रजातंत्र में राजनेताओं के द्वारा उनका शोषण होगा। इधर जो क्रूर, हिंसक, स्वार्थी भेड़िए थे, उन्होंने सोचा कि अब उनकी मुसीबत की घड़ी आई है, भेड़ों की संख्या अधिक है, इसलिए पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा। यदि ऐसा कानून बन गया कि कोई किसी पशु को न मारे तो हम क्या खाएंगे? हमें घास चरना सीखना होगा, क्योंकि हमें तो घास खाना आता ही नहीं। हम तो मांसाहारी हैं और वह भी जीवित भेड़ों का शिकार कर उसे खाते हैं और उसमें मजा आता है। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उत्साह बढ़ता जाता और भेड़ियों का दिल बैठता जाता। आप कैसा जानते हैं कि हर राजनेताओं के आसपास दो चार चापलूस, उनकी छत्र छाया में पलने वाले लोग होते हैं। उसी तरह हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते थे। जब भेड़िया बचा शिकार फेंक देता तो ये सियार उन हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते थे। वे भेड़िए के आसपास दुम हिला हिलाकर उनकी जय जयकार बोलते थे। एक दिन बूढ़े सियार ने गंभीरता पूर्वक बैठे हुए भेड़िए को देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि आज हमारे इस मालिक के मुख पर इतनी उदासी क्यों है, और यह उत्तेजना वह रोक नहीं पाया और उसने भेड़ियों से पूछ लिया कि आज आपके मुख रूपी चंद्र पर चिंता के बादल क्यों छाए रहते हैं? एक दिन बूढ़े सियार ने जब अपने अन्नदाता, प्राणदाता भेड़िए को उदास बैठा हुआ देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने भेड़िए से पूछ लिया कि आपके मुख रूपी चंद्र पर चिंता के बादल क्यों छाए रहते हैं। वह सियार कुछ कविता भी करना जानता था, इसीलिए उसमें यह क्षमता थी कि वह दूसरों की उक्ति को भी अपनी बनाकर कह सकता था। भेड़िए ने सियार से कहा कि क्या तुझे पता नहीं कि मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? उनका राज तो यानी मेरा राज तो अब गया हुआ ही समझो, क्योंकि भेड़ों की संख्या ज्यादा है और भेड़ हमें कभी अपना मत देकर नहीं जिताएंगे, इसलिए अब मेरा शासन तो गया, मैं तो भूख मरूंगा ही, साथ ही तुम्हारा भी कोई उपाय नहीं है, इसलिए तुम लोग अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। सियार ने दांत निकालकर चापलूसी करते हुए कहा, वह तो उन्हें ही अपना माँ बाप समझता है, वह किसी और सरकार को नहीं जानता, उनका दिया खाता है और उन्हीं के गुण गाता है। भेड़िए ने बताया कि आने वाले समय में अब उसे सूखी हड्डियां भी खाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब कुछ जानता था, पर जानकर भी न जानने का नाटक करने में पारंगत था। अगर वह इन नाटकीय कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में पारंगत नहीं होता तो शायद उसे धूर्त सियार के नाम से नहीं जाना जाता, और यदि उसे धूर्त सियार के रूप में नहीं जाना जाता तो क्या वह शेर बन गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह तो सब कुछ जानता था,
लेकिन नाटक करने में पारंगत था। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश में होने वाले पंचायत के चुनाव की बात सियार को समझाई और गिले मन से बोला कि चुनाव अब नजदीक आता जा रहा है, इसलिए वहां से भागने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। सियार ने हंसते हुए कहा कि महाराज, आपके जैसे हिम्मती, साहसी, बलवान और शक्ति संपन्न जीव भी इन छोटी मोटी बातों से डर जाएंगे तो शायद आपको इस जंगल में राजा बनने का स्वप्न नहीं देखना चाहिए, आपको सर्कस में भर्ती हो जाना चाहिए। इस पर भेड़िया बोला कि बदनाम होने के कारण तो अब सर्कस में भी हमें कोई नहीं पूछता। वहां के लोग तो शेर और रीछ को ही लेते हैं। तब सियार ने भेड़िए को अजायब घर में जाने की सलाह दी। भेड़िया बोला कि सुना है वहां भी अब जगह नहीं है, क्योंकि वहां भी अब आदमी रखे जाते हैं। बूढ़े सियार ने ध्यानमग्न होने का अभिनय किया, क्योंकि अगर तुरंत किसी भी चीज का, किसी भी समस्या का समाधान निकाल लिया जाए तो समस्या का समाधान निकालने वाले व्यक्ति का कोई आदर नहीं होता। इसीलिए धूर्त लोग उस समस्याओं का समाधान जानते हुए भी उसे देर से हल करने का प्रयास करते हैं। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और फिर थोड़ी देर बाद बोला, वह सब कुछ समझ गया है। यदि भेड़ों की पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो कैसा रहे। भेड़िया को लगा यह असंभव बात है, इसलिए वह चिढ़कर बोला कि बिना बेसिल की बातें मत किया करो। उनकी जाति की संख्या कुल 10% है, जबकि भेड़ें तथा अन्य छोटे पशु 90% हैं। भला हुए हमें क्यों चुनेंगे? क्या जिंदगी अपने आप को मौत के हवाले कर सकती है? क्या कोई जानबूझकर कुएं में जान देने के लिए छलांग लगा सकता है या आग पर चल सकता है? और अगर काश ऐसा हो सकता तब तो फिर मेरे चिंता की कोई बात ही नहीं थी। बूढ़ा सियार ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसे एक दिन का समय चाहिए। इस बीच वह कोई अनुकूल योजना बना लेगा जिससे सारी समस्या का हल निकल आएगा, परंतु उन्हें उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। उस समय आप यह नहीं सोचेंगे कि इस छोटे से जीव जो मेरे टुकड़े पर पलता है उसके बताए हुए रास्ते पर क्यों चलो। मरता क्या न करता। इस लोकोक्ति को सार्थक बनाते हुए मुसीबत में फंसे भेड़िए ने सियार को अपना गुरु मानकर उसके आदेश का पालन करने की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में, दूसरे को नीले रंग में तथा तीसरे को हरे रंग में रंग दिया था। जब भेड़िए ने पूछा कि ये कौन है, तो बूढ़े सियार ने बताया कि ये तीनों रंगे सियार हैं और ये उनकी सेवा करेंगे और चुनाव में उनका प्रचार करेंगे। भेड़िया को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर सियार उसे किस तरह जितवा सकता है, किस तरह उसे फिर चुनाव में बहुमत दिला सकता है। भेड़िए ने शंका प्रकट करते हुए कहा कि आखिर इस सियार की बात कौन मानेगा, वे तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार भेड़िए का हाथ चूमकर बोला कि रूप रंग बदलने से तो आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। आदमी कहने का अर्थ लेखक इस युग में यह कहना चाह रहा है कि आज का युग दिखावे का है। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर तो वह
मनुष्य धनी से अमीर अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, तो इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, तो या तो सियार है या तो बदलेगा ही। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रंग रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास के तिनके खोस दिए। फिर भेड़िए को बताया, अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब उन्हें भेड़ों की सभा में चलना है और वहां पहुंचकर 3 बातों का ध्यान रखना होगा। भेड़िए ने पूछा, क्या? सियार ने कहा कि पहले तो वे अपनी हिंसक आंखों को ऊपर नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब आप अपनी हिंसक आंखों को ऊपर उठाएंगे तो आपके आगे कोमल कोमल भेड़ दिखने लगेगा और आप उस पर उसी समय टूटकर उसकी हत्या कर देंगे। साथ ही हमेशा नीचे की ओर देखेंगे और कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वह नन्ही नन्ही सुंदर मुलायम भेड़ों को देखकर आपको लालच आ जाएगा। इसलिए अपने लोभ पर कंट्रोल रखेंगे, अपने लोभ को नियंत्रण में रखेंगे। भेड़िया द्वारा रंगे सियारों के बारे में पूछे जाने पर बूढ़ा सियार बोला कि वे तीनों उनका चुनाव प्रचार करेंगे, उन्हीं के बल पर वे चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह उसने तीनों सियार का, तीनों रंगों के सियार का परिचय देते हुए कहा, यह जो पीला सियार है यह बहुत बड़ा विद्वान, विचारक, कवि और लेखक है, जबकि नीला सियार नेता और पत्रकार, और वह हरा वाला धर्मगुरु। कहने का अर्थ लेखक यह बताना चाहता है कि भोली भाली जनता को धोखा देने के लिए ये 3 स्तंभ काफी होते हैं, विद्वान, पत्रकार और धर्मगुरु। बूढ़े सियार की बात सुनकर भेड़िया बोला कि कवि, लेखक, नेता, विचारक तो अच्छे लोग होते हैं, क्या वे तीनों भी वैसे ही हैं? बूढ़े सियार ने बताया, वे तीनों सच्चे नहीं है ना, वो तो रंगे हुए हैं, वो हमारे इशारे पर काम करेंगे और वो आपको अपने मीठी वाणी द्वारा पूर्णतः संत साबित कर देंगे और यह बता देंगे कि किस तरह यह बूढ़ा भेड़िया हिंसा का रास्ता छोड़कर परोपकारी बन गया है। इस तरह भेड़िया जब पूर्णतः सियार की बात से आश्वस्त हो गया तो सियार भेड़िए को लेकर सभा की ओर चला, क्योंकि इसके पहले ही उसने सब जगह यह प्रचार करवा दिया था, यह घोषणा करवा दी थी कि कल 10 बजे महान संत भेड़िया की आम सभा होगी, उसमें सारे भेड़ों का उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि इस बूढ़े भेड़िए ने अपना रास्ता बदलकर परोपकार, धर्म और ईमानदारी का रास्ता चुन लिया है। जब वे सभा स्तर पर चल रहे थे तो आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था और भेड़िया भी सिर झुकाए हुए विनय की मूर्ति बना हुआ था। लगता था जैसे वह सही में बिल्कुल ही संत बन गया हो। उसने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं हो, या गलत काम किया हो तो उसका उसे गहरा पश्चाताप हो। एक स्थान पर हजारों भेड़ों का झुंड संत के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था। बूढ़े सियार ने संत के आने की खबर तो पहले ही फैला दी थी, इसीलिए जब चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के पास पहुंचे तो बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही वहां बैठे सियारों ने भी जय जयकार को दोहराया, क्योंकि यही होता है कि हर सभा में
सत्ता पक्ष के या जिसे जीतना हो वह भोली भाली जनता के बीच में 10-20 अपने आदमी को अपना जय जयकार करने के लिए बैठा देते हैं। भेड़ों ने देखा, वे बोली, उन्हें भागकर अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि वे भेड़िए को पहचान गई थी। बूढ़े सियाल ने भेड़ों को रोककर कहा, अब उन्हें भेड़िए से डरने की आवश्यकता नहीं। भेड़िया राजा संत हो गए हैं, वे हिंसा का त्याग कर चुके हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे पिछले 7 दिनों से घास खा रहे हैं। वे दिन रात भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन में किए गए पापों की प्रायश्चित करने के लिए अब जीव मात्र की सेवा में समर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते। भेड़ों ने से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो अब तक कष्ट सहे हैं उनकी याद करके कभी कभी इस संत भेड़िए की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने उन पर जो अत्याचार किए हैं उनके कारण उनका मस्तक लज्जा से झुक गया है, जो आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि उनके मुंह में बोलने के लिए शब्द नहीं है। अतः बच्चों, आज यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। कल फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक घर में सुरक्षित रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और YouTube पर प्रसारित होने वाले विभिन्न विषयों की जो वीडियो बनाकर भेजी जा रही है उसे देखकर उससे शिक्षा ग्रहण करते हुए आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।